गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। चार्जेस हमने पढ़े, दो तरीके के चार्जेस होते हैं। फिर उन चार्जेस की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, दैट लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अगर मैंने क्या लिया था, मैंने कहा था कि अगर मेरे पास यूरेनियम हो 92 तो प्रोटॉन 92 है मेरे पास एक छोटी सी जगह में, तो क्या न्यूक्लियस को टूट नहीं जाना चाहिए? न्यूक्लियस बाइंड अप क्यों रहता है, क्यों ऐसा होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। कुछ बच्चों ने मुझे कल जवाब भी दिया, तो इसका आंसर मैं अभी बता रही हूँ आपको। ऐसा इसलिए होता है कि अपने पास जैसे एक प्रोटॉन का मास अपने को पता है, तो अपने पास न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। तो एक प्रोटॉन का मास पता है, एक न्यूट्रॉन का पता है, मल्टीप्लाई करके टोटल मास आ जाएगा अपने पास। ठीक है, क्या आ जाएगा अपने पास? टोटल मास आ जाएगा। अब ये जो टोटल मास मेरे पास आया है, अब एक तो हमने इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। अब एक डिवाइस होता है दैट इज़ कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोस्कोप। उस मास स्पेक्ट्रोस्कोप से हम क्या करते हैं? न्यूक्लियस का मास फाइंड आउट करते हैं। तो जब ऐसा किया जाता है ना, तब क्या होता है अपने पास कि जो मास है, आना तो मास है, मास कैन नेवर बी चेंज, ये आपने पढ़ा है। तो अपने पास ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ डिफर आती हैं एक दूसरे से। जो हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोप से मेज़र किया वो अलग वैल्यू आती है, और जब हमने ऐसे कैलकुलेट करके किया तो अलग वैल्यू आती है। तो दैट मीन्स कि अपने पास क्या हुआ, किससे डिनोट कर दूंगी मैं इसको? डेल्टा एम से, एंड दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और ये जो मास डिफेक्ट होता है, ये मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और यही वो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और अपने पास ये एनर्जी क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, बाइंडिंग फोर्स कहलाती है। अगर फोर्स निकालूँ तो मैं इसको सॉरी, तो क्या होता है अपने पास? ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये जो बाइंडिंग फोर्स है, ये फोर्स उसको क्या करके रखती है? बांध के रखती है। एक आपने रिलेशन पढ़ा होगा, आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ी आपने, E = mc²। तो ये mc² डेल्टा mc² होता है। दैट मीन्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। तो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं दैट कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो गलत है। अकेले अकेले ना कभी एनर्जी कंजर्व होती है, और अकेले अकेले ना कभी मास कंजर्व होता है। ये दोनों मिलकर कंजर्व होते हैं। इसका एक एग्जांपल भी दूंगी मैं आपको कि अगर आपने सुना हो, एक साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंस करके थे, अभी एक्सपायर हो चुके हैं वो। तो वो जो स्टीफन हॉकिंस थे, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो एक शायद आपने फोटोग्राफ्स वगैरह देखी होंगी, व्हील चेयर पे बैठ के रहते थे जो, तो पूरी गैजेट थी उनकी व्हील चेयर जो थी पूरी। तो वो जो थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने लाइव एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब एक कॉन्सर्ट हॉल बुक करवाया था, वहाँ किया था इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया था, एक आदमी था कोई जो मरने वाला था, मरने वाला इन द सेंस कि मतलब डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि बस वो 2-4-5 मिनट वेंटिलेटर पे था और मरने वाला था। तो उसने क्या किया, एक ग्लास चैम्बर लिया, उस ग्लास चैम्बर से सारा का सारा एयर सक्ड आउट किया, और वहाँ पर उसको क्या किया, उस आदमी को लेटा दिया। और मरने से पहले जब उसका वेट किया गया था, तो आई थिंक शायद 72 के करीब आई थिंक उसका वेट था। और फिर उसके बाद उसको क्या किया गया, जब 2-4 मिनट बाद जब वो उसकी जान निकली, तो उसको दोबारा वे किया गया। तो उसका जो वेट था, उसका जो कहूँ कि मास एक तरीके से, क्योंकि हम वेट ही बोलते हैं इसको, तो जो वेट था उसका वो 22 ग्राम्स कम हो गया था, अपने आप कम हो गया था। तो बिना ही किसी एक्सरसाइज के 22 पॉइंट समथिंग था। तो यहाँ से उसने ये कहा कि अपने पास जब तक उसका शरीर चल रहा था, जब तक वो जिंदा था, तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमारा कुछ ना कुछ बॉडी वेट रहता है ना, और कुछ ना कुछ हम में क्या रहती है? एनर्जी रहती है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो था, उसमें क्या थी? एनर्जी थी। हमारा शरीर गर्म हो जाता है, और मरने के बाद बिल्कुल कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है।
तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो एनर्जी इसमें से निकली है वो एनर्जी किस फॉर्म में थी, इन द फॉर्म ऑफ मास की, और वो एनर्जी अब कहाँ हो गई है, बाहर निकल गई है। तो इसलिए उसका वेट जो था वो क्या हो गया था, वो कम हो गया था। तो ये एक रिलेशन हम पढ़ते हैं और ये किसकी वजह से होता है, और इसीलिए जैसे जैसे अपने पास न्यूक्लियस बड़ा होता जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। केमिस्ट्री में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे अपने पास क्या बढ़ना शुरू हो जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल एटम है। तो इसी तरीके से क्यों हो जाते हैं जब बड़े होते हैं तो अनस्टेबल, क्योंकि अपने पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एनर्जी आई, मास डिफेक्ट से जो एनर्जी आई अपने पास, वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी, तो क्यों जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो अपने पास ये मोस्ट ऑफ द एनर्जी इसकी रिपल्शन को ओवरकम करने में चली जाती है। तो जो बची बाइंडिंग के लिए जो बची वो कैसी बची, कम बची, तो इसलिए वो बाइंड क्या हो पाते हैं, कम हो पाते हैं। इसीलिए जैसे जैसे बड़े एटम होते जाते हैं, अपने पास बड़ा एटॉमिक नंबर होता जाता है, तो वो अपने पास एटम्स क्या हो जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। फिर सेकंड इन्होंने निकाला इसके बीच में क्या, फोर्स, कि अगर अपने पास कोई दो चार्ज पार्टिकल्स रखे हों, सेकंड प्रॉपर्टी बता रही हूँ मैं आपको, कि दो चार्ज अपने पास रखे हों, थोड़ा बहुत उनके बीच में ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है, आर डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है, तो फोर्स निकाली गई। और फोर्स को क्या कहा गया, दैट फोर्स इज कॉल्ड कूलम्स फोर्स, और इसका पूरा डेरिवेशन आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ से फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो क्या कहा गया कि फोर्स जो होगी इन दो चार्जेस के बीच में, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and it is inversely proportional to the square of distance between them। अगर आपको ग्रेविटेशन याद हो तो ग्रेविटेशन में भी कुछ ऐसा ही किया था आपने, क्या कहा था आपने कि हमारे पास कोई दो मास बॉडीज हैं और ये किसी डिस्टेंस r से क्या है, सेपरेटेड है। तो आपने क्या कहा था, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये भी क्या है, वही अपने पास मास की जगह पे क्या आ गए, चार्जेस आ गए अपने पास। तो इसको इकट्ठा करके लिखूँ तो क्या लिखूँगी, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम रिप्लेस कर देंगे किसी कॉन्स्टेंट k से, एंड दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस। कूलम्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज की यूनिट भी दी थी, चार्ज को कूलम्स में नापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास कि चार्ज हमारे पास क्या होता है, इसमें अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है अपने पास, दैट चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस आर कंजर्व्ड। तो क्या कहा जाता था, दैट चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो अब ये जो बात है, इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा अलग कर दूंगी, चार्जेस कैन बी क्रिएटेड, क्योंकि अभी देखो मैंने अभी पीछे जैसे तुम्हें बताया था कि मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाई, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाई, यानी कि चार्जेस तो हमने क्रिएट कर दिए ना उस पर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, चार्जेस कैन बी क्रिएटेड बट इन इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी एंड फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम इट मस्ट बी कंजर्व्ड। मतलब क्या हुआ इस बात का कि हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक ग्लास रोड है कोई, और इसको मैंने किसी सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया, रब किया, तो 5 यहाँ पर शिफ्ट हो गए चार्जेस अपने पास, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इस पर शिफ्ट हो गए, तो इस पर क्या आ गया, +5, इस पर क्या आ गया, -5। तो चार्ज तो क्रिएट कर दिए ना मैंने यहाँ पर, ठीक है, लेकिन एज अ होल इसका लॉस, इसका क्या कहलाएगा, गेन। तो टोटल मान लो इसके पास, पहले इसके पास जो चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस थे वो 20 थे, इसके पास मान लो 40 थे, ठीक है, या इसके पास 12 थे, 13 थे, 14 थे, वट जो भी हम वैल्यूज़ कहें। तो अपने पास दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर अपने पास इसने 5 छोड़े तो यहाँ 15 हो गए अपने पास, और इसने 5 गेन कर लिए तो 17। तो इन दोनों का जो टोटल एज अ सम होगा ना वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो चार्जेस कैन बी क्रिएटेड बट इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी, ठीक है। तो एक पर जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही दूसरे पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है अपने पास, चार्जेस इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या है कि हम इस पर जो है क्या लगाते हैं, अलजेब्रिक सम लगाते हैं। अलजेब्रिक का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे मान लो
कि मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास कोई ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर मेरे पास +5 -7 कूलम +8 कूलम +9 कूलम -15 कूलम। तो इनको क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले जोड़ लो, माइनस माइनस वाले जोड़ दो और फिर उसमें से क्या कर दो, घटा दो, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल चार्ज आ जाएगा। ऐसे अलजेब्रा में करते हो तो सिंपल प्लस माइनस होगा इसमें अपने पास, और ये अपने पास एज अ इंडिविजुअल एल्जेब्रिक इंडिविजुअल चार्जेस हम क्या कर देंगे, प्लस या माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन। और फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। व्हाट डज इट मीन्स, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है अपने पास, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या है अपने पास, इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यानी कि क्या मतलब क्या हुआ इस लाइन का, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, n द होल नंबर मल्टीपल विद द बेसिक यूनिट यानी कि सबसे कम चार्ज कितना हो सकता है, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होगा, तो वो किसके बराबर होगा, चार्ज के बराबर होगा। तो यानी कि यहाँ से अगर सिंपल शब्दों में अगर इसका मतलब बताऊँ तो क्या है अपने पास, कि हमारे पास जैसे कोई जो दो चीज़ें हमने रब की, अभी जैसे मैंने कहा था सिल्क क्लॉथ और मैंने ग्लास रॉड रब की, तो ग्लास रॉड से 5 कहाँ चले गए थे, सिल्क पे चले गए थे। कहा मैंने ऐसा, तो वहाँ पर मैंने ये नहीं कहा आपको कि 2.5 चला गया या 1.5 चला गया, यानी कि जब भी अपने पास चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, जब भी चार्ज अपने पास एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करेगा, तो वो हमेशा होल नंबर पर करेगा, एज अ होल जाएगा। यूँ नहीं है कि उसका 1/4 पार्ट चला गया, 1/3 पार्ट चला गया। तो इसलिए अपने पास क्या है, और n की वैल्यू जो है अपने पास वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और E की कांस्टेंट वैल्यू होती है जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इट इज़ इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है अपने पास, ठीक है। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर। तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, हाउ many electrons are present in 1 कूलम, ठीक है। एक कूलम में अपने पास कितने नंबर होंगे ये आपको निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने पास, हमने जितने भी अपने पास सब्सटेंस थे उनको हमने क्या कहा, हमने 2-3 चीज़ों में इसको बांट दिया, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अभी आप यही 2 पढ़ेंगे, एक थर्ड कैटेगरी और होती है दैट इज़ सेमीकंडक्टर्स। ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अभी तक आप ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स आप क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो, ठीक है। लेटर्स, तो इंसुलेटर्स जो आपने पढ़े हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जो आपने पढ़े हैं, वो क्या पढ़ा आपने, कि जो हमें क्या करने दे, कंडक्ट करे, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, या जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे दैट इज कंडक्टर, जो पास ना होने दे दैट इज इंसुलेटर, राइट। यही पढ़ा है ना अभी तक आपने, कि सब्सटेंस थ्रू विच चार्जेस कैन इजीली पास ऑन अनऑन आर कंडक्टर्स, जैसे मेटल्स हैं या कोई एक्वस लिक्विड है, अपने पास सॉल्यूशंस हैं, साल्ट है या आयनाइज्ड गैस है, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, कंडक्टर्स में आएंगे। तो कंडक्टर्स अपने पास सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं कंडक्टर। इसी तरीके से इंसुलेटर्स क्या कहेंगे हम, सब्सटेंस थ्रू विच द चार्जेस कैन नॉट बी पास दैट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, राइट। तो अपने पास क्या है, और सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सा बता देती हूँ। सेमीकंडक्टर्स जो इनके बीच की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, बीच की प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, कि अपने पास एट द रूम टेम्परेचर वो कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे।
रूम टेम्परेचर पर कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, दैट मीन्स दे आर बिहेविंग लाइक इंसुलेटर्स। बट आफ्टर सम टाइम अगर हम उनको कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस दें तो उन स्पेशल कंडीशंस पर वो क्या करना शुरू कर देंगे, कंडक्ट करना शुरू कर देंगे, दैट टाइम दे आर बिहेविंग लाइक कंडक्टर्स। तो इनके बीच की जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, इनके बीच में जो लाई करता है, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। अब एक बात और, इसके साथ मैं अब एक और क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ यहाँ पर। सोचिएगा कि अपने पास क्या है, एटम से। मैंने क्या कहा था, सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं अपने पास वो किससे बनी हुई हैं, एटम से बनी हुई हैं, राइट। एटम से बनी हुई हैं तो अपने पास इंसुलेटर भी तो एटम से ही बने हुए ना, इसके पास भी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इसके पास भी है, कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन है तो सही, राइट। अब अपने पास दोनों सेम चीज़ों से बनी हुई हैं, तो कंडक्टर्स क्यों है, क्यों ये पास करने देते हैं, और इंसुलेटर में ऐसा क्या है कि ये पास नहीं करने देते हैं। तो मेरा आज का क्वेश्चन आपका एक तो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं आपने, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कंडक्टर क्यों है और इंसुलेटर्स क्यों है। इसका एक वैलिड रीज़न देना है आपने, और सोच करके रखिए आप कि क्या हो सकता है ऐसा कि जो कंडक्टर्स को कंडक्टर बना रहा है या उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे रहा है, और इंसुलेटर में ऐसा क्या है जो कि उसको रोक रहा है, क्योंकि इसके पास भी चार्जेस हैं, इसके पास भी चार्जेस हैं। तो कोई तो ऐसी कंडीशन आए कि इंसुलेटर क्या बन जाए, कंडक्टर बन जाए, यानी कि वो कंडक्ट करना क्या करे, शुरू कर दे। और अगर उसने कंडक्ट करना शुरू कर दिया तो वो इंसुलेटर नहीं रहा, वो फिर किस कैटेगरी में आ गया कि कुछ स्पेशल कंडीशन पे करा तो वो किस कंडीशन में आ गया, सेमीकंडक्टर्स में आ गया। तो फिर इंसुलेटर कौन रहा, इंसुलेटर कोई रहना ही नहीं चाहिए फिर इसका मतलब तो, राइट। तो इसके बारे में आप सोचिए और मुझे बताइएगा।